न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। हासन में JDS ने राज्य आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा से पहले कठुआ में सुरक्षा कड़ी, फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार के साथ। हासन में JDS का प्रदर्शन, राज्य आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध। हासन में जनता दल सेक्युलर ने राज्य की आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। JDS के नेता और विधायक HD रेवन्ना ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रेवन्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों के तत्काल सजा दी जानी चाहिए ताकि योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके। और अब अगली खबर। अमरनाथ यात्रा से पहले कठुआ में सुरक्षा कड़ी, क्षेत्र में फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कठुआ जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए कठुआ के विभिन्न इलाकों में फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से संदिग्धों की पहचान और निगरानी की जाएगी ताकि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा बलों ने यात्री और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी। बम बम भोले, बम बम भोले। इस बार हम लोगों ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सारे नए तरह के अरेंजमेंट किए हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से इस बार फेस रिकॉग्निशन कैमरास और नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमरास जो है रिकॉग्निशन कैमरास यहाँ लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक मिनी कॉन्वॉय मूवमेंट यहाँ से रखा है जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो। वो यात्री भी जो शाम को या कहीं उनको कहीं अपना रास्ता भटकते हैं उनके लिए हम लोगों ने सेपरेटली 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं। वहाँ हमने अपनी लेडी स्टाफ भी तैनात करी हुई है। रूट पे खासा नफरी लगाई है जिससे कि इन लोगों को किसी भी तरह की सेफ्टी रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम हमने अपनी तरफ से करे हुए हैं। उम्मीद है कि यात्री यहाँ से सेफ़ और खुश अपने दर्शन करके वापस लौटेंगे। और अब देखते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में कहा, जब भी एम्स का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में विशेषज्ञ उपचार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, उन्नत तकनीक और समर्पित डॉक्टरों की छवि तुरंत उभरती है। एम्स भारत में स्वास्थ्य सेवा का शीर्ष स्थान है। यह न केवल चिकित्सा शिक्षा, उपचार, सर्जिकल तकनीक, प्रारंभिक निदान, बल्कि आयुष और एलोपैथी दोनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में नई आशा का प्रतीक है। एम्स ने इन सभी पहलुओं को अपने सिस्टम में एकत्रित किया है जो इस देश की सेवा में अनिवार्य बनाता है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, शिक्षा, सेवा और समर्पण के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मैं एम्स गोरखपुर के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों को इस दीक्षांत समारोह में आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एम्स का नाम सुनते ही मन में विश्व स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा, आधुनिक टेक्निक और समर्पित डॉक्टरों की एक छवि आंखों के सामने उभरती है।
एम्स संस्थान भारत की चिकित्सा क्षमता के प्रतीक है। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे वह सर्जरी की नई टेक्निकी हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश का पहला एम्स स्थापित करने का जो उद्देश्य था उसे पूरा करने में सभी एम्स संस्थान सफल रहे हैं। एम्स संस्थान आज गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के केंद्र बन गए हैं। एम्स गोरखपुर इस परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्थान ने बहुत कम समय में शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर उठाए सवाल। बीजेपी के तथ्य जांच टीम की सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मूल सवाल ये है कि उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों हो रहे हैं जहां महिला मुख्यमंत्री है। मात्र सत्तात्मक समाज में जहां देवी दुर्गा की पूजा होती है, क्या वर्तमान सरकार बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कार्रवाई करने की योजना बना रही है या नहीं? पुलिस आयुक्त से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विपक्षी दल नहीं हैं बल्कि जनता के प्रतिनिधि हैं। मूल प्रश्न आज यही है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है वहां पर बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं। मेरे पास आज का एक वीडियो है और वो आज ही का वीडियो है। मैं आपके बीच दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ के कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है। और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी ये हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो है स्यूरी पंचायत का। ये देखिए, अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष, उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर। आप बंगाल की अस्मिता को नग्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र चीजें अगर बंगाल के अंदर हो रही हैं तो बंगाल की अस्मिता कहाँ गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहां पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहां पर रोज समीक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा? क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा कि आकर कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ इम्प्रिजन के माध्यम से, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी। क्योंकि ये गैंगरेप का मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें वेंजेंस दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके।
वो एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस है और हर ऐसी एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जितना काम यहाँ पर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधीकरण राजनीति का हो गया है और राजनीतिक अपराधीकरण के चलते यहाँ तक कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। मेरे से पूर्व मेरे मित्रों ने आपको जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक फाइल नहीं हुई है। आप सोचिए, तड़ी पार एक व्यवस्था रहती है और जिसके अंदर इंपाउंड किया जाता है और उसके तहत उस व्यक्ति को बाइंड कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ही नहीं दिखोगे, लेकिन यहां पर तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है और खुला घूम के सरकारी जो फंड से चलने वाला कॉलेज है उस सरकारी फंड से कॉलेज के अंदर उसको 500 रुपया डेली वेजर के रूप में भी मिल रहा है, उसका अंदर आना जाना है और साथ में उसको तनख्वाह भी दे रही है सरकार। और अव्यवस्था नाम की तो ये हालत है कि एसएटी करके इन्होंने एक नियम बना दिया है जिसमें अनियमित तरीके से कैसे इन्होंने लोगों को घुसाना है, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये घुसा रहे हैं, इसलिए शिक्षा का भी अपराधीकरण इन्होंने किया है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, at every level there is a governance failure, and that governance failure is that criminalization of politics has happened and their accommodation into educational institution is established. It is established that all these people get appointed as ad hoc teachers sometimes, as ad hoc staff sometimes, and in violation of all the regularizations, whether under the Bar Council rules or under the Education Ministry rules. They have violated every provision to accommodate criminals, and those criminals are the political representative of the current government. That is where the problem lies, and it is under these circumstances there is a complete governance failure on the part of the state government, and that is happening under a female chief minister, which is something I am questioning, and I'm sure rest of the public is questioning the same, that how come women are insecure when a woman chief minister is leading the governance structure. At every level there is failure, and we have seen it in the past that the criminals are not getting punished and people who are criminals are getting appointed into the educational institutions. And I'm sure it is with every professional college. There has to be a complete revamp, and there has to be a portal where women can directly report their case, and there has to be a committee. In addition to this, I was very surprised when I got to know that NCW team visited and NCW team was not given access, which is very surprising. In our case, I'm glad that we had Manan ji with us. Bar Council of India approval is needed for every law college to function, and because of his presence, at least the vice principal had to come and speak to us. We are not disclosing the conversation what we had, but we also have a couple of questions, and one question is that the documents which have been made public and which are in public domain, they are trying to hide the identity of the criminals. And they are, you know, the law is that you have to protect the identity of victim, but hiding the identity of criminals is something I have not heard of. और अब देखते हैं अगली खबर। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने बीजेपी की तथ्य जांच टीम की रिपोर्ट में उठाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद और बीजेपी तथ्य जांच टीम के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि बीजेपी की इस तथ्य जांच समिति के गठन के पीछे एक ठोस कारण था। सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियों की असफलताएं और कमियां साफ तौर पर राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी की संलिप्तता को दर्शाती है। मुख्य आरोपी का संबंध टीएमसी से है। वो एक हिस्ट्री शीटर है और पहले भी 4 बार गिरफ्तार हो चुका है। हमने पुलिस आयुक्त से बातचीत की है और हम पीड़िता व उसके परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और पुलिस ने उन्हें कहीं छुपा रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहां पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मैसेंजरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है, केसेज को हशप कर दिया जाता है। अब उसी क्रम में लॉ कॉलेज में जहां कानून की पढ़ाई होती है, जहां से मजिस्ट्रेट, जजेज और वकील निकलते हैं, लॉ कॉलेज के कैंपस में गैंग रेप की घटना, और सामने बात सूरत आ गई कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त, जो मेन एक्यूज था, वो टीएमसी से रिलेटेड था। एक हिस्ट्री सीटर है, जैसा कि हमारे ब्रदर ने बताया, वो 4-4 बार गिरफ्तार इसके पहले भी हो चुका है। बावजूद उसके अभी हम लोगों ने अपने अभियान के तहत जब वहां के वाइस प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने बताया कि उसकी बहाली गवर्निंग बॉडी, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने उसकी बहाली की 500 रुपये रोज के हिसाब से। वो वहीं का विद्यार्थी रहा है, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट। बावजूद उसको कई घटनाएं इसके पहले भी कर चुका है कॉलेज में, लड़कियों के साथ छेड़खानी। एक घटना ऐसी भी है कि पुलिस के साथ उसने मारपीट की। बावजूद ऐसे तत्वों को कॉलेज के कैंपस में इन लोगों ने अलाउ किया, उसको वहां पे टेम्पररी रूप से रखा गया ताकि वो लड़कियों को तंग करे और कॉलेज का माहौल बिगाड़े। तो अभी तक हम लोगों ने सीपी से बात की, अभी हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि जितनी दिक्कत हम लोगों को हुई यहाँ वाइस प्रिंसिपल से मिलने देने में, पुलिस ने जितनी अड़चनें पैदा की, अब प्रेस के लोगों ने भी देखा होगा, बहुत मशक्कत के बाद हम लोग वहां जा सके। लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पीड़िता से या पीड़िता के परिवार वालों से भी, उनसे भी हम मिले। लेकिन जो हमारी सूचना है, हमें जो इंफॉर्मेशन है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। पुलिस ने उनको कहीं छुपा दिया है। तो स्थिति जहां ऐसी है, तो पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं पीड़िता या उसके परिवार पर कोई दबाव है, उनको सही बात बोलने से मना किया जा रहा है, उनको सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ये समय बताएगा। लेकिन हम अपने रिपोर्ट में जो सच्चाई है वो लिख के देंगे। अब स्थिति जो पश्चिम बंगाल की है, हमारे बड़े भाई नेताजी ने बताया, जो हमारे टीम के लीडर हैं, कि महिलाएं, आम जनता आपके पश्चिम बंगाल में पूरी तरह असुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। और अब अगली खबर, नगर निगम अधिकारी पर हमले को लेकर बीएमसी में आक्रोश, महापौर सुलोचना दास ने की निंदा। बीएमसी कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी पर हुए हमले को लेकर निगम के पार्षदों और कर्मचारियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। महापौर सुलोचना दास ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्यालय के अंदर मौजूद एक अधिकारी पर हमला किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। महापौर ने कहा कि यह हमला दिन दहाड़े एक वरिष्ठ अधिकारी पर उस समय हुआ जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस घटना के दौरान लगभग 100 लोग शिकायत सुनवाई के लिए
कार्यालय में मौजूद थे। देखिए, बीएमसी कॉरपोरेटर और बीएमसी जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने कल प्रोटेस्ट किए हैं, इसीलिए किए हैं क्योंकि उनके ऑफिस के अंदर घुस के उनका ऑफिसर को जैसे दुर्बृत्तों ने मारा, तो ये बहुत गलत था। उसे आप जितना भी क्रिटिसाइज करोगे वो कम होगा। दिन दहाड़े एक सरकारी ऑफिस के अंदर घुस के एक सरकारी ऑफिसर जो कि ड्यूटी में है, एक सीनियर ऑफिसर ड्यूटी में है, वो ग्रीवांस सुन रहे थे और लगभग वहाँ 100 के आसपास लोग थे, ग्रीवांस दे रहे थे। तो उसी टाइम 6-7 लोग एक कॉरपोरेटर के साथ, बीजेपी कॉरपोरेटर के साथ आए और आके उनके साथ कुछ बातचीत किए और उसके बाद उनको ड्रग हिम एंड इतना ब्रूटली मारा कि आपने देखे होंगे। ये विजुअल हम लोगों ने दिए थे हमारा सीसीटीवी से निकाल के। ये क्या दर्शा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि कैपिटल सिटी में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। कोई भी कुछ चाहे वो कर सकता है। पुलिस को डर नहीं है, गवर्नमेंट को डर नहीं है, लोगों को कोई भी आज का डेट में नो वन इज़ फीलिंग सेफ। हमारा ऑफिस के अंदर आके मतलब ये लोग मार रहे हैं, तो हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? किससे 24 आवर्स सेवा देंगे? हम लोगों को रात को जाना पड़ता है, सुबह जाना पड़ता है, दिन में जाना पड़ता है। तो ये दिन दहाड़े ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं भी ऑफिसर जाए और कर्मचारी जो है हमारा वो जाएं तो उन लोगों ने सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिमांड कर रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड बी टेकन against the culprits, those who are involved in the incident. ये मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। ये कल शाम तक 3 कल्प्रिट को अरेस्ट किए हैं, लेकिन ये 3 क्या, आप लोग को तो हम लोगों ने दिए हैं विजुअल, इसमें 6-7 लोग थे। ये 6-7 लोग को अरेस्ट करना चाहिए और उन लोगों ने जिसके नाम ले रहे थे जो कि मास्टरमाइंड है, तो पुलिस को ये निकालना चाहिए हु इज़ द मास्टरमाइंड, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। उन लोग को मतलब ये पता चलना चाहिए कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है। और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का बयान सामने आ रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम को 1978 में मिली थी मान्यता, आज दिल्ली पुलिस बन चुकी है विश्वसनीय बल। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आज के दिन की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस को कमिश्नरेट सिस्टम की मान्यता मिली थी, जिसने राजधानी की पुलिस व्यवस्था को नई दिशा दी। आयुक्त अरोड़ा ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस ने अनेक चुनौतियों को पार करते हुए खुद को एक विश्वसनीय और प्रभावशाली बल के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान, साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, अवैध प्रवासन और आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई की है। 1978 में इसी दिन दिल्ली पुलिस को कमिश्नरेट प्रणाली प्राप्त हुई थी। आज दिल्ली पुलिस कई विकट चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके एक विश्वसनीय और सक्षम पुलिस बल के रूप में उभरी है। पिछले 1 साल में दिल्ली पुलिस ने नशा, साइबर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, अवैध प्रवासी और साथ ही साथ सफेदपोश आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। श्रीमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नशा मुक्त भारत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए और माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिले निरंतर समर्थन और प्रेरणा के चलते दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई प्रखर कर रखी है। पिछले वर्ष 2024 में लगभग 9,200 करोड़ रुपए मूल्य के 26,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। निरंतर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जून माह तक लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य के 4,900 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। वर्ष 2024 में फिट एनडीपीएस के अंतर्गत 7 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 5.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करी गई है। वर्ष 2024 में नशे के व्यापार के संगठित अपराधियों के खिलाफ 6 केस मकोका के तहत दर्ज किए। ये दिल्ली को नशा मुक्त शहर बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमान नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग दी गई है। नए कानूनों में अब तक
लगभग 2.5 लाख से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से 62,000 से अधिक के आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस दिशा में कुछ अन्य उपलब्धियां, जैसे कि 5,000 रुपए से कम मूल्य की चोरीशुदा संपत्ति का स्वचालित पंजीकरण द्वारा ई-एनसीआर की शुरुआत, जिसके अंतर्गत 16,000 से अधिक ई-एनसीआर दर्ज हो चुकी है। ई-साइन की भी शुरुआत की गई है, जिससे एसीबी द्वारा ई-हस्ताक्षरित चार्जशीट सीधे कोर्ट में भेजी जाएगी। दिल्ली पुलिस अभियोजन पक्ष के साथ ड्राफ्ट चार्जशीट साझा करने के लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज लागू करने वाला देश का पहला पुलिस बल है। ई-डार का शुभारंभ दिनांक 30 अप्रैल से किया जा चुका है। ई-फॉरेंसिक का शुभारंभ भी 19 जून से को किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 23,000 एग्जिबिट जमा किए चुके हैं। एमएलसी और पीएम रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए मेड्रीपार का सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसके तहत अब तक 7,400 से अधिक एमएलसी और पीएम रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त की गई है। और आइए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यू पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में कमिश्नरेट डे परेड को किया संबोधित। देखिए, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यू पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में आयोजित कमिश्नरेट डे परेड को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई दी। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि कमिश्नरेट व्यवस्था ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। उन्होंने ये भी सराहना की कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। विशेष रूप से साइबर अपराध, महिला एवं बाल अपराध, नशे के व्यापार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट डे की आज आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मुझे लगातार चौथी बार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस का जिक्र करते हैं तो हमें उनके लोगों और उनकी शांति, सेवा और न्याय। दिल्ली पुलिस उस विश्वास का नाम है जिस पर दिल्ली पुलिस के 2 करोड़ से ज्यादा की जनता दिल्ली की विश्वास है। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1978 में न्यायमूर्ति जी.बी. खोसला के स्पर्श के बाद दिल्ली में बड़ा सुधार करते हुए कमिश्नरेट ब्रांच की शुरुआत की। 1978 से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की कार्यकुशलता में साल दर साल बदलाव आया है। आज दिल्ली पुलिस की गिनती विश्व की सर्वोत्तम पुलिस में की जाती है। दिल्ली पुलिस पर जहां 2 करोड़ से अधिक जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसके अलावा देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर हर रोज वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के प्रत्येक कर्मी बधाई के पात्र है। साथियों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री अरोड़ा जी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध, मानव तस्करी, अवैध प्रवासियों, नशे के कारोबार तथा दूसरी और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सराहनीय कार्य किया है। कई तरह के जागरूकता के कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अपराधियों की नकेल कसने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद की जा रही है। दिल्ली पुलिस के लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए कई तरह की पहल की गई है। दिल्ली पुलिस को ISO 9001/2015 का सर्टिफिकेट मिलना इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित। कमिश्नरेट डे परेड के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने वीर गति को प्राप्त पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर उनके त्याग और सेवा को नमन किया। समारोह में उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके परिवारों का ये त्याग देश और समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। पुलिस आयुक्त अरोड़ा ने भी शहीदों की स्मृति में श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस हमेशा उनके मूल्यों और कर्तव्य भावना को स्मरण रखेगी।
सिपाही हेमंत यादव मरणोपरांत। एंटी ब्रदरी शाखा में तैनाती के दौरान एक सेंधमारी मामले में मेरी महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सिपाही हेमंत यादव रेड पर गए थे तथा अपराधी को काबू करने के लिए साहस का परिचय देते हुए जैसे ही उनके घर की छत पर चढ़े तो ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए और अस्पताल में 7 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त की, जिसके लिए स्वर्गीय सिपाही हेमंत यादव को आहत वीर सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। सम्मान प्राप्त कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निधि कुमारी। सिपाही विक्टर एन मरणोपरांत। सिपाही विक्टर एन थाना सिविल लाइन में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे। जब वे एक PCR कार पर जा रहे थे तभी एक DTC बस की टक्कर से वो गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना स्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुई, जिसके लिए स्वर्गीय सिपाही विक्टर एन को आहत वीर सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। सम्मान प्राप्त कर रही हैं उनकी बहन श्रीमती NG रॉय। सिपाही चालक निखिल यादव मरणोपरांत। आप PCR वाहन पर ड्राइवर के रूप में तैनात थे। दुर्भाग्यवश अचानक आपके दाहिने हाथ में गोली लगने से आप गंभीर रूप से घायल हो गए और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आप वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके लिए स्वर्गीय सिपाही चालक निखिल यादव को आहत वीर सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उनके पिताजी श्री मनोज कुमार। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी SHO। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। वक्फ कानून पर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का विस्तृत बयान। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने वक्फ कानून को लेकर भाजपा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए किए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, लेकिन असल में अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। शहजादा अनवर ने भाजपा से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों और नीतियों पर गंभीरता से आत्मचिंतन करें और ये समझे कि जनता, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज करना न केवल गलत है, बल्कि इससे सामाजिक सद्भाव और देश की एकता को भी नुकसान पहुंचता है। विपक्ष के जो नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और विशेष करके नाम उन्होंने एक तरह से इशारा किया इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी जी आज के दिन में देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक नक्षत्र में धूमकेतु की तरह चमकने वाला एक सितारा है। इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा के अंदर में पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग उनको सुनते हैं और बाहर में जलसों में बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं तो उनको सुनते हैं। कम उदाहरण है कि देश के अंदर में इतने कम समय में कोई राजनेता ने पब्लिक के साथ में इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करने का काम किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो मूल भावना है संविधान का, समानता के अधिकार का, अकलियतों को उनका अधिकार देने का, इसका अनादर करने का काम किया है और निश्चित तौर पर हम लोग आखिरी दम तक इसका विरोध हम करेंगे। और वर्गलाने की बात, भारतीय जनता पार्टी
जिसको अजान से विरोध है, नमाज से विरोध है, अकलियतों के विकास से विरोध है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास में पार्लियामेंट में ना लोकसभा में एक सदस्य है, राज्यसभा में भी एक आध दो थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, खत्म हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जो ऑफिस बेरर एक आध उनके बचे हुए थे, उनको भी उन्होंने समाप्त किया। किस मुंह से ऐसे लोग बोलते हैं? ऐसे लोगों को बहुत निर्लज्जता के साथ इस तरह की बात जो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकलियतों के विकास के लिए कृत संकल्पित है, ये बिल्कुल मिथ्या और भ्रामक है। और हम ये कहते हैं कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आज भी वो जन भावनाओं का आदर करें, मुस्लिम अकलियतों की भावनाओं को आदर करें और इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार करें। मैं संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो जफर इस्लाम साहब हैं, जो झारखंड में आकर के जो विवादित बयान दिए हैं, खास करके वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हिसाब से जो देश के अकलियतों को, खास करके गरीब को और अमीर को बीच में बांटने का अंग्रेज जैसा भाषा का प्रयोग किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा। और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में भी कुछ बयानबाजी उन्होंने किया है। तो हमारे नेता भी कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ देश नहीं दुनिया उनको सुनना पसंद करती है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, तो मैं जफर इस्लाम साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में उसको अच्छा मान रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक सर्वे करा ले जफर इस्लाम साहब कि आज का जो मीर जाफर कौन है, आज देश का गद्दार कौन है, आज अकलियतों के समाज का गद्दार कौन है, तो यह दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप अगर चाहें तो एक सर्वे करा लें कि जफर इस्लाम साहब जो बोल रहे हैं वो सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब बोल रहे हैं वो सही है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम झारखंड में आकर के इस तरह के बयानबाजी ना करें। हमारा जो तहजीब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहने का, वो हमारा निरंतर चलता रहेगा। कोई भी किसी तरह का आकर के झारखंड में बोलेंगे तो उसका यहाँ पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या हमारे और आपके नजर से ऐसा नहीं गुजरा? मेरे अपने जीवन में पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा 140 करोड़ देश के इस 140 करोड़ वासियों के बीच में एक कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि दुकान भी खुलेगा तो नाम देख करके खुलेगा। नमाज भी अगर हमको पढ़ना है तो हम अपने छत में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम अपना ईदगाह में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हरदम संविधान के साथ खड़ी रहेगी और कांग्रेस पार्टी सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए है। हम मिल करके वैसे तानाशाह जो संविधान के खिलाफ में अपना आवाज बुलंद करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसको कुचलने का काम करेगी। और अब अगली खबर, संस्थापक अर्जित शाश्वत चौबे का बयान, सनातन महाकुंभ की तैयारी जोरों पर, 6 जुलाई को पटना में होगा आयोजित। संस्थापक अर्जित शाश्वत चौबे ने बताया कि सनातन महाकुंभ का आयोजन 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बात हम सभी के लिए परिचित है कि इस भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां पिछले 1.5 से 2 महीने से जारी है। चौबे ने आगे बताया कि देश के वरिष्ठ संत और आध्यात्मिक गुरु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। उनकी उपस्थिति से यह आयोजन एक आध्यात्मिक आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि संतों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और धार्मिक महत्व और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम सब लोगों को ज्ञात है कि 6 जुलाई को पटना के इस गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ आयोजित किया गया है और यह आयोजन लगभग 1.5-2 महीने से चल रहा है। सभी देश के वरिष्ठ साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति की आग्रह की गई है और सभी साधु संत आ भी रहे हैं। कई महामंडलेश्वर, कई जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है और श्री राम कर्मभूमि न्यास और कई अन्य 2 दर्जन से ज़्यादा संगठन मिलकर के एक साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज डीएम के यहाँ से अभी तक जो फाइनल परमिशन होना चाहिए, सारा एनओसी करा करके हम लोगों ने 15 दिन पहले दे दिया। टोटल एनओसी का कॉपी अपने पास है, लेकिन ये फाइनल परमिशन नहीं दे रहे हैं। डीडी बना के रखे हुए हैं लेकिन परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए कि इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम जहाँ देश के बड़े बड़े संत आने वाले हैं, जहाँ श्री राम भद्राचार्य जी महाराज उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में इतना बड़ा संतों का कार्यक्रम होने जा रहा है, देश के विचारक आने वाले हैं और वहाँ पर अभी तक कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो उन्हें अभी परमिशन दे देना चाहिए और उसके कार्य की जिम्मेवारी लेते हुए
और पुलिसिया व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हम लोगों की बैठक के नाम को लेकर के और डीएम साहब हम लोगों को वो कागज नहीं दे पा रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ संत हैं जिनको कि आप रोक दीजिए। तो क्या सनातनियों का अब यही व्यवहार रहेगा सनातनियों के साथ कि जहां एक तरफ देश को तोड़ने वाले जो आज वक्फ कानून जो आया है उसका विरोध करने वाले हमारे संविधान का सीधा विरोध कर रहे हैं, उसे कूड़े के ढेर में फेंकने की बात कर रहे हैं, उनके लिए 6 लाख 5 लाख लोगों के लिए आप सुव्यवस्था बनाते हैं और जब हमारे साधु संत आते हैं, सनातनियों की बात होती है तो उसको परमिशन नहीं दिया जाता है। ये किस प्रकार का मजाक चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ डीएम साहब, आप किस चीज़ से भाग रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? क्या सनातनियों को यह अधिकार नहीं है कि इस देश की एकात्मता को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे साधु संत आप समाज के बीच में आकर के अपनी बात को रख सके? क्या उन्हें यह भी परमिशन देना पड़ेगा? क्या इस देश के अंदर देश को परम वैभव पे पहुंचाने वाले जो संकल्प लेकर के साधु संत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, सनातन महाकुंभ को, ये परशुराम जी के जन्म महोत्सव का समापन हो रहा है, इसमें कई बिहार से लोग आने वाले हैं, देश के कई विचारक आने वाले हैं। आज हम लोगों को ऐसी नौबत आ गई कि आज हम लोग जेपी के सामने, इस जेपी गोलंबर पे जहाँ से एक बार जेपी 74 के मूवमेंट में यहाँ से निकले थे, वहाँ पे छात्रों को और नवयुवकों को आना पड़ रहा है, सनातनियों को यहाँ पर आना पड़ रहा है अपना अधिकार लेने के लिए। क्या ऐसी स्थिति होगी? क्या हम लोग जो है तो प्रशासन से भीख मांगने के लिए आए हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सनातनी एकता अगर हो गई तो आपको देखना पड़ेगा जिस प्रकार से कल भद्दा मजाक किया गया है, ये जो कल आपने देखा जिस प्रकार से गांधी मैदान के अंदर और बाहर इन लोगों ने संविधान का धज्जी उड़ाया है, इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं और सनातन अधिकार के लिए सनातन महाकुंभ का परमिशन अगर आज नहीं मिलता है तो अभी तो संकेत दे रहे हैं, कल से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। और अब अगली खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाए विदेशी दबाव में देश लूटने के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1947 से 2014 तक इंदिरा गांधी परिवार ने देश की जनता को लूटने की योजना बनाई और ये सब अमेरिका, चीन और रूस जैसे विदेशी शक्तियों के दबाव में हुआ। उन्होंने कहा कि नीतियों के चलते भारत भूखमरी, निराशा और भ्रष्टाचार की गहरी समस्या में फंस गया। आना था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। एग्जैक्ट यदि 1947 से लेकर 2014 तक, बीच का यदि 98 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दीजिए, हम परमाणु विस्फोट करना चाहते थे, नरसिम्हा राव जी ने लिखा, परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए। प्लानिंग कमीशन रूस में था तो प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ बन गया। 150 MP 1985 में HKL भगत के नेतृत्व में या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में रूस से पैसा लेता था, उनका घर चलता था, परिवार चलता था, उनका घूमना फिरना होता था, उनके बच्चे पढ़ते थे। क्या ये अलार्मिंग नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं था? क्या 2011 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, 2011 से लेकर 14 तक कांग्रेस को ट्रांसपेरेंसी से नहीं आना चाहिए था? अखबार में क्या छपेगा, प्रिंट मीडिया में क्या चलेगा, न्यूज एजेंसी में क्या चलेगा, ये केजीबी तय करता था। 1100 एजेंट केजीबी के भारत के अंदर मौजूद थे। कौन सा व्यापारी संगठन क्या काम करेगा, किस तरह से लॉबिस्ट क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा जो है केजीबी या सोवियत संघ जो है वो तय करता था। इस तरह से नीतियां बनेंगी। सुभद्रा जोशी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उसने 5 लाख रुपया उस जमाने में जो है जर्मन से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, उसको सजा देने के बदले उल्टा उसको इंडो जर्मन फोरम का जो है आपने अध्यक्ष बना दिया। कई एक लोगों को लगा कि ये अमेरिका के कहने पर जो है इस तरह के अमेरिका मुझे कागज़ दे रहा है, ट्वीट कर। आज मैंने ये कह दिया कि आज जो मोनियान जो यहाँ का एम्बेसडर था अमेरिका का, उसने अपनी किताब में लिखा कि 2 बार कांग्रेस को जो है हमने पैसा दिया और एक बार तो वैसा पैसा दिया जब इंदिरा गांधी खुद कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उनको हमने मतलब अरबों रुपया जो है दिया। इस पर 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिबेट हुआ। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे HM पटेल, उन्होंने स्वीकार किया कि ये फैक्ट है कि उन्होंने लिखा है और इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं ले सकती, उसका जांच होना चाहिए था ना, उसके ऊपर FIR होना चाहिए था ना। पूरा का पूरा 1947 से लेकर 2014 तक इंदिरा गांधी फैमिली ने जो है पूरे देश को बेचने का, पूरे दुनिया में
अमेरिका और रूस के दबाव में, चीन के दबाव में किस तरह की पॉलिसी बनती है, उस तरह का पॉलिसी बनाने का, और भारत को भूखमरी, भय, भूख और भ्रष्टाचार में कैसे धकेला जाए, इसका काम किया है। और मेरा एक ही मांग है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो अब आए हैं उसके आधार पर भारत सरकार को एक न्यायिक जांच आयोग बनाना चाहिए, और इसमें जितने लोग हैं जो जिंदा हैं उनको सलाखों के पीछे डालिए, और जो मर गए हैं उनको देश के सामने एक्सपोज करें। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग दबाव में कम कर रहे हैं, इसीलिए ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ पाकिस्तान के। एक कागज दिखाए ना, मैं तो सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। मैंने यासिर अराफात का कह दिया कि यासिर अराफात ने जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में कहा कि शिमला समझौता जो है उसने किया। तो क्या शिमला समझौता यासिर अराफात के कहने पर कर दिया? मैंने निक्सन की डायरी बता दी कि वो कह रहा है कि हमारे कहने से शिमला समझौता किया। तो क्या शिमला समझौता आपने वैसे कर दिया? आप ये बताइए ना, सार्क में जो है मैंने कई एक चिट्ठी जो है रोनाल्ड रेगन की दिखी है, वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में भारत की क्या पॉलिसी होगी राजीव गांधी को वो डिक्टेट कर रहा है। तो क्या आप रेगन के कहने पर करते थे? क्लिंटन की कई एक चिट्ठी मैंने दिखा दी जो ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह जी को उसने ये कहा। ओबामा की चिट्ठी है कि न्यूक्लियर डील जो आपने किया वो अमेरिका के दबाव में किया, आपने उसके दबाव में किया। तो क्या आप यही काम करते हैं? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये मोदी जी की सरकार है, न झुकती है न किसी के दबाव में आती है। पाकिस्तान ने बात किया, हमने जो है युद्ध रोका। जिस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप लगातार पूरी सीरीज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विदेशियों का दबाव रहा है भारत के अंदर। अब चूंकि सरकार आपकी है, केंद्र में 11 साल हो गए, तो आपको मैंने कहा ना कि न्यायिक जांच आयोग की तो मांग कर ही रहा हूँ। और अब अगली खबर, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईएलवी नियम पर दिल्ली सरकार को घेरा, कहा फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। दिल्ली में जुलाई 2025 से पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ईएलवी ऑफ लाइफ के तहत लागू होने वाले प्रतिबंध पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार नहीं बल्कि फुलेरा की पंचायत चल रही है। सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि अगर दिल्ली सरकार को पुराने वाहनों को सड़क से हटाना ही था तो क्या उनके पास कोई और तरीका नहीं था? पेट्रोल पंपों पर इस तरह का उत्पाद क्यों मचाना पड़ा? उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो अपने पुराने वाहनों पर निर्भर है। सर, आज 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, सरकार को ना चला रहे हैं, ये तो फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। आपको पुराने व्हीकल अगर सड़कों से बंद करने हैं तो आपको और कोई तरीका नहीं निकला। पेट्रोल पंप पे आप जो है लड़ाई झगड़ा और क्योस मचाओगे। क्या सरकार इस तरह से काम करती है? रोज बारिश हो रही है दिल्ली में और सरकार कह रही है कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। भाई, ये किस अफसर ने जो है ये तय किया कि मॉनसून आने के बाद जो है आप आर्टिफिशियल रेन का पायलट दिल्ली में कराओगे? ये तो फुलेरा की पंचायत के भी जो है ना, वो लोग भी इस तरह से नहीं सोचेंगे। ईश्वर जो है इन्हें सद्बुद्धि दे, और जो अफसर रोज टांग अड़ाते थे कामों के अंदर, वो कैसे फाइलों के ऊपर इस तरीके के कामों के लिए अनुमति दे रहे हैं, इसकी भी जांच कराएंगे। जब भी मौका मिलेगा इन सब की जांच कराएंगे। भुवनेश्वर में जिस तरीके से आईएएस की पिटाई हुई, आपने भी ट्वीट किया कि इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। देखिए, तथाकथित अंशु प्रकाश को कहा गया किसी ने एक थप्पड़ मारा, तथाकथित बात है, और उसके ऊपर पूरा जमीन आसमान एक कर दिया, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस अफसर हो चाहे वो नौकरी वाला हो। अब वो सारे के सारे आईएएस अफसर कहाँ छुपे बैठे हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ गए जो शाम को टीवी पे आके जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को गालियां देते थे? वो भाजपाई कहाँ गए जो कहते थे कि अराजकता है? अब क्या होगा? क्या पूरे देश में आईएएस अफसर हड़ताल पे जाएंगे? या आईएएस एसोसिएशन अब ये मानती है कि वो भी एक राजनीतिक बॉडी है? जब मनोज तिवारी ने एक आईपीएस का सरेआम गिरेबान पकड़ लिया तो आईपीएस एसोसिएशन जो है चुप हो गई, कहीं पे कोई आवाज नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही इस तरीके की अफसरों की एसोसिएशन चलाती है? चाहे वो आईएएस एसोसिएशन हो, चाहे वो आईपीएस एसोसिएशन हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज एसोसिएशन हो, उनके इशारों पे काम करती हैं क्या सारी एसोसिएशंस? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वड़ाई चंद्रशेखर ने केरल के नए पुलिस प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार।
कल सुबह रवड़ा ए चंद्रशेखर ने केरल राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। वे अब राज्य के पुलिस बल की प्रमुख जिम्मेदारियों को संभालेंगे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। रवड़ा ए चंद्रशेखर की नियुक्ति को लेकर पुलिस विभाग और राज्य सरकार में हलचल मच गई है, क्योंकि उनके पास कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस विभाग के संचालन में विस्तृत अनुभव है। इससे पहले चंद्रशेखर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे और अपने कार्यकाल में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। അപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു പടമെടുത്തോണ്ട് और अब अगली खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। जम्मू के रेलवे स्टेशन और महाजन हॉल में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। जम्मू के रेलवे स्टेशन और महाजन हॉल में प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए विशेष केंद्रों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ये पंजीकरण उन श्रद्धालुओं के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पंजीकरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं और उचित दिशा निर्देश जारी किए।
भाई साहब रोड खाली करो। हेलो भाई साहब। नरेंद्र पाटीदार। नरेंद्र जी, आज अपना रजिस्ट्रेशन होगी, आपको अपने अमरनाथ का कार्ड भी मिलेगा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हम यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ खड़े हैं, टोकन लेकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हमको बहुत भोले की आस्था है कि हम इस आस्था के लिए, इस यात्रा को सफलता के लिए उनके कदम छुए हैं। क्या पहली दफा जा रहे हैं हम लोग? हाँ, पहली बार जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। उत्साह है? बहुत उत्साह है, इतनी खुशी है कि जितनी कह भी नहीं सकते, इतनी उत्साह है। हम सुबह से लाइन में लगे हैं टोकन के लिए और बहुत आस्था का प्रतीक है। कितना कष्ट होता है जब यात्रा के लिए जाते हैं? होता है, पर भोले बाबा की कृपा रहेगी, हमें कुछ भी नहीं होगा। आपका नाम? बलराम पाटीदार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खरगोन जिले के। तो आप भी पहली दफा जा रहे हैं? हाँ, पहली दफा जा रहा हूँ। तो कितना उत्साह है? उत्साह तो इतना सर हम बता नहीं सकते, इतना उत्साह है। अच्छा आनंद आ रहा है, लाइन में लगे हैं और हमारा टोकन के इंतजार में है और बढ़िया लग रहा है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध। पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर्स लगाए गए। दिल्ली सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ये कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। इस योजना के तहत निर्धारित आयु के पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के प्रयास किए जाएंगे।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के विपक्षी नेता जयराम ठाकुर का आरोप, एनएचएआई सदस्य ने राज्य मंत्री की उपस्थिति में अधिकारी को मारा। मीडिया कर्मियों को धमकी देकर कैमरे बंद कराए गए। हिमाचल प्रदेश के विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक सदस्य ने एक अधिकारी को राज्य मंत्री की उपस्थिति में शारीरिक हमला किया। ठाकुर के अनुसार मंत्री के निर्देश पर मीडिया कर्मियों को धमकी दी गई और उनके कैमरे बंद करने के लिए मजबूर किया गया। जयराम ठाकुर ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि आज जो हुआ वो पूरी तरह से स्वीकार्य है। राज्य मंत्री की उपस्थिति में अधिकारियों पर हमला और मीडिया कर्मियों को धमकी देना बेहद गंभीर मामला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कारनामों का यह दौर लगातार इस प्रकार से घटित हो रहा है, जहां इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कभी हिमाचल प्रदेश ने न पहले सुनी न कभी देखी थी। कभी मंत्री त्यागपत्र देने की बात कहते हैं और कभी त्यागपत्र वापस लेने की बात कहते हैं। कभी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी हाईकोर्ट में जाकर के अपने जूनियर अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, जूनियर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीनियर अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री करने की स्थिति में नहीं हो पाए। लेकिन आज जो घटना हुई वो तो बहुत ही हैरान करने वाली है। एनएचआई के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देते हैं। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, ना एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जो मंत्री उस सरकारी घटना में शामिल था जहां मारपिटाई की गई, मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से की है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मीडिया वालों को कैमरे रोक दिए गए। और अगर ऐसा है तो मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। आखिरकार ये क्या मजाक है? इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंत्री अधिकारी की पिटाई करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वहां पर शामिल होते हैं, उसके बावजूद भी ना एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक, ना उसमें कोई कार्रवाई हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर नारा भी लगाते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो 307 पे मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनका मंत्रिमंडल का स्वयं जाकर के मौके पर अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसी सूरत में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि मेहरबानी करके आप ऐसी स्थिति ना पैदा करें हिमाचल प्रदेश में जिसके कारण कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल जो है वो चौपट हो जाए। चौपट हुई पड़ी है, लेकिन और चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका मंत्री अगर इस घटना में शामिल है तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आरोप, बिहार के समाजवादी नमाजबाज बन गए हैं, शरिया कानून चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार की राजनीति पर तंज कसते हुए विपक्षी पार्टी राजद और इसके नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। भाटिया ने कहा कि जो लोग खुद को समाजवादी बताते हैं उनकी असलियत नमाजबाजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नमाजबाजी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते और केवल शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। जैसा कल प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से मुद्दा उठाया था कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल
शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो यह कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो, और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल बेस कैंप पर तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम मार्गों से होने वाली है। इसके मद्देनजर बालटाल बस से कैंप पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सुरक्षा बलों द्वारा इस क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यात्रा के दौरान हर संभव सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा, जिसमें ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल चेकिंग शामिल है। अच्छा जी, तो क्यों ये ना ही लोगों मेरे भाई साहब, जब परमिशन नहीं है तेरे पास तो क्या लड़ी जा रहा है? परमिशन तो नहीं है, तो जहां से मर्जी आप वो बात मैं नहीं समझ रहा हूँ। तेरे पास परमिशन नहीं है तो कहाँ जाएगा?
अभी भी उसको मेरे को आधा पौना घंटा टाइट कर दूंगा। बीच बीच में देखो कौन है कौन नहीं, परमिशन है इनके पास नहीं है। और ठीक है आपको सारियू नदी के जलस्तर बढ़ा, क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बड़ी जल वृद्धि। सारियू घाट से दृश्य। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते सारियू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खासतौर पर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश ने नदी के जलस्तर को खतरे के निशान तक पहुंचा दिया है। सारियू घाट के दृश्य में नदी के बढ़ते पानी को साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। नदी के पास बसे गांव में प्रशासन द्वारा राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और सुरक्षा उपायों के तहत नावों का इंतजाम भी किया गया है।
के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।